ओके। हाँ, तो जो इलास्टिसिटी आप पढ़ते थे ना, तो इलास्टिसिटी मेरे ख्याल से आपने ये पढ़ लिया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस क्या होते हैं, है ना। तो अब हम आगे जो पढ़ते हैं चीजें, जो नेक्स्ट चीज हम इसमें डिस्कस करते हैं, वी डिस्कस द पॉइजन रेशियो, है ना। यहाँ पे एक रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड एज ए पॉइजन रेशियो, है ना। तो पॉइजन रेशियो के बारे में बताया तो नहीं था मैंने अभी आपको? नो सर। अच्छा ठीक है। पॉइजन रेशियो एक जैसे रेशियो होता है ना। दिस इज द रेशियो बिटवीन, है ना, कि दिस इज रेशियो बिटवीन, है ना, लॉन्गिट्यूडनल लैटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना, कि लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच का जो रेशियो होता है, इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका पॉइजन रेशियो। जो पॉइजन रेशियो इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा की वैल्यू होती है बेसिकली आपकी लैटरल स्ट्रेन, है ना, अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। तो लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, दिस इज कॉल्ड एज ए पॉइजन रेशियो। अब इसका मतलब क्या होगा ये आप समझना। इसका मतलब जस्ट आपका ये होता है, जैसे आपने यहाँ पे कोई इस तरह से रॉड ले ली, है ना, कि भाई इस तरह से आपने कोई रॉड ले ली, और रॉड के दोनों एंड पे आपने कुछ फोर्स लगा दिया, है ना। थोड़ा थिकी रॉड ले लेते हैं हम इसमें, और दोनों एंड पे आपने क्या अप्लाई कर दिया, बेसिकली आपका वी हैव अप्लाइड द सम फोर्स। तो जैसे हम फोर्स को अप्लाई करेंगे ना, तो ये पूरी की पूरी रॉड इलोंगेट हो जाएगी, और जब ये रॉड इलोंगेट होगी तो उसका स्ट्रक्चर आपका इस तरह से हो जाएगा कि ये रॉड क्या हो जाएगा, बेसिकली आपकी इलोंगेट, और इलोंगेट होकर इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका इस तरह से हो जाएगा। हाँ, तो आपको पता है इसके लेंथ में भी इंक्रीज होगा और इसके रेडियस में डिक्रीज हो जाएगा, है ना, कि लेंथ तो इंक्रीज होके आपका हो गया एल प्लस डेल्टा एल, है ना। लेकिन जो रेडियस में डिक्रीज हो गया है, आ, वो आपका सपोज आपका अब जो रेडियस हो गया है वो आर या डायमीटर ले लो आप, इसमें वैसे रेडियस भी ले सकते हो, कि जो इसकी रेडियस हो गई है अब इसमें वो आर माइनस डेल्टा आर हो गई, है ना। कर सकते हैं इसमें कि भाई लेंथ जब बढ़ेगा तो रेडियस डिक्रीज भी तो होगी, है ना। तो इस तरह से होता है। तो ये जो डिक्रीज इन रेडियस है, इसका मतलब होता है लेटरल स्ट्रेन। जब मैं यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन लिखूंगा ना, तो लेटरल स्ट्रेन में लिख दूंगा बेसिकली आपका डेल्टा आर बाई आर, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो हम जानते हैं डेल्टा एल बाई एल होता है ना। तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका पॉइजन रेशियो। ये पॉइजन रेशियो आ गया कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका रेशियो डेल्टा आर बाई आर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका डेल्टा एल बाई एल, है ना। ये जो रेशियो होगा, दिस इज कॉल्ड एज ए पॉइजन रेशियो, और इसके आगे हम एक माइनस साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे जब भी हम पॉइजन रेशियो की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देंगे। ये आपका हो जाएगा डी आर बाई आर डिवाइड बाई आपका हो जाएगा डी एल बाई एल, है ना। और यहाँ पे विल पुट वन माइनस साइन, है ना। माइनस साइन लगा के हम पॉइजन रेशियो को इस तरह से क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका पॉइजन रेशियो होता है, और ध्यान रखना बहुत छोटा है इसलिए डेरिवेटिव के टर्म्स में लिख सकते हैं, है ना। तो ये एक पॉइजन रेशियो होता है जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो पहली चीज तो आ गई बेसिकली आपकी पॉइजन रेशियो। इसके बाद में आते हैं जो नेक्स्ट चीज है आपकी, दैट इज वी डिफाइन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, है ना। कि यहाँ पे एक कर्व हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, है ना। तो हम क्या करते हैं कि जैसे आपने अभी तक आपने पढ़ा ना कि भाई इसको फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेस डेवलप होगा और स्ट्रेन डेवलप होगा, और ये जो हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बना रहे हैं, दैट इज फॉर डक्टाइल मटेरियल, दिस इज फॉर डक्टाइल मटेरियल, है ना। कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व जो होगा दैट इज फॉर डक्टाइल मटेरियल, है ना। कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बना रहे हैं किसके लिए, बेसिकली आपके डक्टाइल मटेरियल के लिए, है ना। ऐसा मटेरियल जिसको कि हम वायर बना सकते हैं, मे बी स्टील एल्युमिनियम कोई भी हो सकता है। तो जो ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर मैं स्ट्रेस ले लूं, और अगर मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेन ले लेता हूं, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग तो आपका स्ट्रेस हो गया,
और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अपने आपका स्ट्रेन ले लिया, है ना। तो जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व होगा ना, सबसे पहले तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ऐसे, है ना, कि पहले आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना लोगे, फिर यहाँ पे आके ये थोड़ा सा इस तरह से कर्व होगा, लाइक दैट, और उसके बाद ये इस तरह से हो जाएगा, है ना, कि भाई पहले तो आपका स्ट्रेच लाइन हो गया, फिर उसके बाद ये कर्व हो गया, और उसके बाद आपका ये आ गया। तो किसी भी डक्टाइल मटेरियल का जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व होगा ना, वो आपका इसी नेचर का होगा ऑलमोस्ट, है ना, कि डक्टाइल मटेरियल का जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व होगा, इसका नेचर जो होगा ना ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, पी पॉइंट बोलते हैं इसे। तो पी पॉइंट जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज ए प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, है ना, कि इस पी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपकी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, है ना। तो जो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ये होती है कि लिमिट अप टू विच, है ना, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना, कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट अपनी होती है लिमिट अप टू विच द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना, कि भाई जब तक वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, जब तक ये स्ट्रेट लाइन है ना, तब तक ये लिमिट जो होगी इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, कि भाई हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद आप देखो कर्व आ गया, मतलब ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट, है ना, कि यहाँ पे आ जाएगा इसलिए आपका यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट को ही कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट, है ना। तो यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इसलिए आपकी सेम चीज होती है ना, कि आपका हो गया यील्ड पॉइंट या वी कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट। तो यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट जो होता है ना, दिस इज द लिमिट जब तक कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, इसलिए आपका प्रोपोर्शनल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट, है ना। सॉरी, वो तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हो गया। स्ट्रेस यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट का मतलब ये हो गया कि जब तक बॉडी इलास्टिक रहती है ना, यील्ड पॉइंट इज पॉइंट up to which body regain its shape, regain its shape, है ना, क्योंकि खींचते जाएंगे, तो जब तक वो अपने शेप को रिगेन करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका यील्ड पॉइंट। उसके बाद अगर आप खींचोगे तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी, मतलब वो इलास्टिक से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लास्टिक में, है ना। और ऐसे इसका जो पीक होता है, दिस इज कॉल्ड द अल्टीमेट स्ट्रेस, ये जो पीक होता है दिस इज कॉल्ड द अल्टीमेट स्ट्रेस, है ना। अल्टीमेट स्ट्रेस आपका हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेस ए बॉडी कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग, अल्टीमेट स्ट्रेस हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेस ए बॉडी कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग, है ना, कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो कि बॉडी विथस्टैंड कर सकता है ब्रेकिंग के बजाय, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपकी अल्टीमेट स्ट्रेस। और यहाँ पे एक बी पॉइंट आ जाएगा, है ना, दिस इज कॉल्ड द ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, कि जिस पॉइंट पे बॉडी क्या कर जाएगा, बेसिकली आपकी ब्रेक कर जाएगी, है ना। तो पहला तो आ गया बेसिकली आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, फिर आपका आ गया यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस, उसके बाद आपका हो जाएगा ब्रेकिंग पॉइंट, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आपको जानना होता है। और ऑब्वियस बात है कि इसके रिलेटेड जो स्ट्रेस होता है, जैसे यील्ड पॉइंट से रिलेटेड जो स्ट्रेस होता है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा वाई, और अल्टीमेट स्ट्रेस से रिलेटेड जो स्ट्रेस होगा, इसको हम बोलते हैं सिग्मा यू, है ना। तो सिग्मा वाई वाई जो हो जाएगा वो आपका यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा, और सिग्मा यू जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसलिए आपका अल्टीमेट स्ट्रेस, है ना। तो हम कर सकते हैं इस तरह से, राइट। तो ये कुछ आपकी रिलेटेड फिनोमेना होते हैं, तो उसको आप लिख लो। एक्सक्यूज मी हाँ बोलो बेटा। सर, एक्चुअली एग्जाम की वजह से मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। सर आपने कहाँ तक पढ़ा दिया? बस यही पढ़ाया बेटा मैंने, जो बोर्ड में लिखा हुआ है ना, कि मैंने एक पॉइजन रेशियो डिफाइन किया है, कि पॉइजन रेशियो इज द रेशियो बिटवीन द लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, है ना। लेटरल का मतलब हो जाता है लेंथ साइड वाइज, क्योंकि लेंथ बढ़ाएंगे तो रेडियस भी तो कम होगी ना,
तो चेंज इन रेडियस बाय रेडियस को हम बोलते हैं बेसिकली आपका लेटरल स्ट्रेन, और चेंज इन लेंथ बाय लेंथ को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। तो ये सिग्मा आपका आ जाएगा, है ना। और माइनस साइन इसलिए लगाएंगे क्योंकि रेडियस तो हमेशा डिक्रीज होगी ना, तो सिग्मा को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे साइन हम क्या लगा देते हैं बेसिकली आपके माइनस। और फिर मैंने एक स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बनाया फॉर डक्टाइल मटेरियल, है ना, कि जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे तो स्ट्रेन में क्या चेंज आएगा। तो पहले स्ट्रेट लाइन होगा पी पॉइंट तक, उसके बाद कर्व हो जाएगा, लेकिन स्टिल एक पॉइंट होगा बॉडी रिगेन करेगी, उसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। और मैक्सिमम स्ट्रेस बॉडी विथस्टैंड कर सकती है विदाउट फेल्यूर या ब्रेकिंग, उसी को हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है ना। और बी आपका ब्रेकिंग पॉइंट हो गया। एक बार अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद आपने फोर्स लगाया तो बॉडी क्या कर जाएगी, इसलिए आपकी ब्रेक कर जाएगी। तो हम कर सकते हैं ऐसे, है ना। तो दिस वे वी कैन सॉल्व। ओके सर। है ना। तो ये आपका हो गया स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, है ना। तो ये पेज मैंने भी पढ़ाया है, तो ये आपने जस्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन ये चीज है ना, ये किसी डक्टाइल मटेरियल के लिए होगा। अगर मैं कोई ब्रिटल मटेरियल ले लूं तो इस तरह का कर्व थोड़ी आएगा, है ना। कि अगर मैं डक्टाइल की बजाय यहाँ पे इफ आई चूज ए ब्रिटल मटेरियल, है ना, कि यहाँ पे अगर मैं कोई मटेरियल ले लूं जो कि ब्रिटल है, ब्रिटल मटेरियल, है ना। तो ब्रिटल मटेरियल में इस तरह से आपका कर्व नहीं है, बल्कि ब्रिटल मटेरियल में अगर आप स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बनाओगे कि वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर स्ट्रेन है ना, ये आपका स्ट्रेस हो गया और ये अगर आपका स्ट्रेन हो गया, है ना। तो ये कर्व जो हो जाएगा वो आपका पहले तो स्ट्रेट लाइन होगा और उसके बाद ये कर्व हो जाएगा आपका ऐसे, लाइक दैट। और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स नहीं आएंगे, जैसे आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट आया, येल पॉइंट आया, तुरंत ब्रेकिंग हो जाएगी। येल पॉइंट मत इसमें करो, अल्टीमेट ले लो आप इसमें। तो इसमें जो डिफाइन करेंगे हम येल पॉइंट नहीं डिफाइन करेंगे, बल्कि अल्टीमेटेड डिफाइन कर लेते हैं इसमें, है ना। कि यहाँ पे आपका अल्टीमेट स्ट्रेस आया, उसके बाद ब्रेकिंग हो जाएगी। तो ब्रिटल मटेरियल में बहुत ज्यादा पॉइंट होते हैं, जैसे अल्टीमेट स्ट्रेस आ जाता है मटेरियल क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है ना। तो यहाँ पे डेफिनेशन होती है कि डक्टाइल मटेरियल में क्या होगा, कि जब भी कोई डक्टाइल मटेरियल होगा तो डक्टाइल मटेरियल में, है ना, कि जब भी हम बात करेंगे बेसिकली आपके डक्टाइल मटेरियल की, तो डक्टाइल मटेरियल में जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस और ब्रेकिंग पॉइंट होंगे, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग पॉइंट, जो डक्टाइल मटेरियल होंगे उसमें जो अल्टीमेट स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग पॉइंट आर क्लोज होंगे, ब्रेकिंग पॉइंट्स आर क्लोज, सॉरी आर फार अपार्ट, है ना। कि जो अल्टीमेट स्ट्रेस और ब्रेकिंग पॉइंट होंगे उसमें बीच में डिस्टेंस होगा, तभी तो डक्टाइल होगा। कि अल्टीमेट स्ट्रेस आ भी गया तो भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो उसको वायर में फॉर्म कर सकते हैं, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा। लेकिन ब्रिटल मटेरियल में क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस और जो ब्रेकिंग पॉइंट होंगे बहुत क्लोज होते हैं, तुरंत ब्रेक कर जाएगा। कि जैसे अल्टीमेट स्ट्रेस आया ना, बिना फुल फ्लो किए हुए ब्रेक कर जाएगा। तो ब्रिटल मटेरियल में जो अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग पॉइंट आर क्लोज, ब्रेकिंग पॉइंट आर क्लोज। अल्टीमेट स्ट्रेस और ब्रेकिंग पॉइंट ब्रिटल मटेरियल में क्या होते हैं, इसलिए आपके क्लोज होते हैं, है ना। तो डक्टाइल मटेरियल अल्टीमेट स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग पॉइंट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसलिए आपके क्लोज आ जाएंगे, है ना। तो ये आप आ गया। तो ब्रिटल मटेरियल की ये क्या होती है, बेसिकली आपकी डेफिनेशन होती है ना। तो एक तो आपका आ गया बेसिकली आपका स्ट्रेस स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेन कर्व में, एक तो आपका आ गया ब्रिटल मटेरियल, है ना, और डक्टाइल मटेरियल, है ना। जब हम इसको किसी प्लास्टिक रबर के लिए करेंगे कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व फॉर एनी रबर, है ना, कि रबर और इलास्टोमोर, है ना, कि रबर या इलास्टोमोर के लिए करते हैं ना, तो ये कभी भी स्ट्रेट लाइन होता ही नहीं है। मतलब रबर जो होता है वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता, कभी भी एक कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अगर हम रबर के लिए यहाँ पे वाई एक्सिस के लॉन्ग में स्ट्रेस ले लूँ और एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर मैं स्ट्रेन ले लूँ, तो ये जो कर्व होगा रबर के लिए, इसका नेचर आपका इस तरह से, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा,
है ना, कि जैसे जैसे आप यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन ये कर्व आपका इस तरह से है ना। तो रबर या इलास्टोमोर के लिए ये चीज जो होती है, ये क्या होती है, बेसिकली आपके कर्व, तो ये हम कर सकते हैं इसे। है ना, तो ये आपका किस तरह से, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व हम जानते हैं, है ना। इसके बाद मैं आता हूँ जो नेक्स्ट चीज है आपकी, दैट इज योर, है ना, ये जो चीज पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, है ना, यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आप पढ़ोगे यहाँ पे, दैट इज योर, है ना, किसके बाद जो नेक्स्ट चीज आप पढ़ोगे इसमें, वी स्टडी, हाँ, ये सारी चीजें जानने के बाद जो नेक्स्ट चीज हम इसमें पढ़ते हैं, वी स्टडी द, हाँ, दैट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, कि वी स्टडी द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, कि कोई भी अगर वायर वगैरह है ना, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जैसे स्प्रिंग में होती थी, कि भाई किसी भी स्प्रिंग को अगर आप पुल करोगे तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती थी, है ना, कि अगर आप इसको इस तरह से फोर्स लगाओगे और इसके लेंथ में अगर चेंज हो गया, एल प्लस डेल्टा एल हो गया, तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, तो ऐसे इसमें भी होगी। इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर होती थी, के डेल्टा एल का स्क्वायर, वैसे यहाँ भी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो थोड़ा सा इसका एक डेरिवेशन है ना, वैसे डेरिवेशन की जरूरत नहीं, आप तो सीधे भी निकाल सकते थे, लेकिन मैं डिराइव कर रहा हूँ। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम ये बोलते हैं कि एक्सटर्नल वर्क हैज टू बी डन, वर्क हैज टू बी डन टू चेंज द लेंथ ऑफ ए वायर, length of wire, and that work store as energy known as elastic potential energy, elastic potential energy, है ना, कि भाई एक्सटर्नल वर्क हैज टू बी डन टू चेंज द लेंथ ऑफ वायर एंड दैट वर्क स्टोर एज एनर्जी नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है इस तरह से आपका, है ना, कि हम इस तरह से कोई वायर ले लेते हैं, कि यहाँ पे आपका इस तरह से कोई वायर है ऐसा, इसको आपने हैंग कर दिया यहाँ पे, और इसके ऊपर आपने कोई फोर्स अप्लाई किया, है ना। तो जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कैसे स्टोर होगा, एज ए पोटेंशियल एनर्जी, है ना, कि एज ए पोटेंशियल एनर्जी, उसी को हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये जो चीज होगी, जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो एक्चुअली वर्क डन हो जाएगी, है ना। और चूंकि इसमें फोर्स वेरिएबल होगा, तो इसलिए वर्क जो निकालोगे आप इस तरह से निकालोगे, वर्क डन की वैल्यू जो होगी वो एफ इंटू डी एक्स हो जाएगी, है ना। इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा कि यहां से किसी एक्स डिस्टेंस पे आप एक एलिमेंट चूज कर लोगे, है ना, किसी डी एक्स विड्थ का, कि एक्स स्ट्रेच हो चुका है, फर्दर डी एक्स से अगर स्ट्रेच करना चाहते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आपको पता है यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, है ना, जो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे लग जाएगा, वो आपने पढ़ा था कि भाई ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा हम इसी से निकालेंगे, ये जो यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन थी आपकी, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू था बेसिकली आपका फोर्स अपॉन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो आपका हो जाएगा वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा, है ना, कि अगर किसी एक्स से स्ट्रेच हो चुका है तो यहाँ पे जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू आपकी ये हो जाएगी वाई ए बाई एल, है ना, इंटू डेल्टा एल की जगह पे हम एक्स ले लेंगे,
है ना, कि अगर इसकी पूरी लेंथ एल है और ये एक्स से स्ट्रेच हो चुका है ऑलरेडी, तो इसमें फोर्स इतना लग रहा होगा। इसी फोर्स को आप यहाँ पुट कर दोगे, जैसे मैं फोर्स यहाँ पे पुट करूंगा तो वाई ए बाई एल इंटू एक्स आ जाएगा, इंटू डी एक्स आ गया। तो मैंने बोला कि भाई एक्स से हम स्ट्रेच कर चुके हैं, फर्दर डीएक्स में एफ इंटू डी एक्स वर्क करना पड़ेगा। तो फोर्स की वैल्यू पुट की, ये कर दिया, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इसको जो टोटल आपको सपोज आपको एक्सटेंड करना है डेल्टा एल से करना है ना, कि सपोज अभी तो आपका ये स्मॉल एक्सटेंशन था, तो डेल्टा एल इज द टोटल एक्सटेंशन। कि डेल्टा एल अगर इसमें टोटल एक्सटेंशन है, तो हम यहाँ पे इसको 0 से डेल्टा एल तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो अल्टीमेटली यू की वैल्यू इक्वल हो जाएगी डब्ल्यू के, और ये इक्वल हो जाएगा वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा आपका, है ना, कि वाई ए बाई एल इंटू क्या हो जाएगा, इसलिए आपका डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2, है ना। तो और कुछ तो नहीं छोड़ रहा हूँ इसमें, नहीं यही है आपका, है ना, कि वाई ए बाई एल आ जाएगा इंटू डेल्टा एल बाई क्या हो जाएगा, इसलिए आपका 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया। अब देखो ये कोई सरप्राइजिंग चीज थोड़ी है, ये आपका आ गया हाफ वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। तो आप यही फॉर्मूला तो आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर वाला, क्योंकि के की वैल्यू वाई ए बाई एल ही तो होती है। हाँ, लेकिन फिर भी आप डिराइव करोगे इसे, कि भाई ये जो मैंने स्टेप बताया ना, कि भाई कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, इसको हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस से हम डिराइव करेंगे। जो प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, कि जो भी आप एक्सटर्नल वर्क करोगे वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा, और वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो हाफ के एक्स स्क्वायर से हम इस तरह से निकाल सकते हैं, है ना, कि हाफ वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल का क्या हो गया, इसलिए आपका स्क्वायर हो गया। ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी आगे, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये आपका इस तरह से, है ना, कितने अमाउंट का इसमें वर्क होगा, और वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए आपका स्टोर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया हाफ वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर, है ना। तो ये हमने इस तरह से कर लिया यू की वैल्यू, ठीक है। इसी को थोड़ा सा कई बार हम चेंज करके भी लिख सकते हैं। वैसे इसका सबसे अच्छा जो वर्जन होता है ना, वो ये भी होता है कि यू की जगह पे हम या तो ये लिख लें हाफ वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। ये आप देखो कि जो वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल होगा वो फोर्स ही तो होगा। तो कई बार हम इसमें हाफ एफ एल भी लिख लेते हैं, कि अगर आपने फोर्स को ही लगाया है तो हाफ एफ इंटू डेल्टा एल भी हो जाता है, एक ही चीज है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे ये पुट कर, वाई ए बाई, अगर एल डेल्टा एल से स्ट्रेच हो गया है, भाई एक्स से जब स्ट्रेच था तो फोर्स इतना था, जब डेल्टा एल से स्ट्रेच हो जाएगा तो फोर्स इतना हो जाएगा, तो हाफ एफ इंटू डेल्टा एल भी हो जाएगा, है ना। या कभी कभी बुक में आप देखोगे कि इसको इस फॉर्म में दिया होता है, हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, है ना। इसी को रिशफल करके वो सारी चीजें आ जाती है। या यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख लें कि स्ट्रेन की जगह पे हम लिख सकते हैं, है ना, कि हाफ ऑफ स्ट्रेस स्क्वायर बाई 2y, वाई इंटू वॉल्यूम दिया है। तो सारी चीजें की हैं, चाहे तो आप इस फॉर्म में लिखो, चाहे हाफ एफ डेल्टा एल के फॉर्म में लिखो, चाहे इस फॉर्म में लिखो कि हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और स्ट्रेस की वैल्यू हम जानते हैं कि जो स्ट्रेस होता है वो आपका यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन जो होगा वो आपका हो जाएगा, इसलिए आपका स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, वो यहाँ पुट करेंगे तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा। तो किसी भी फॉर्म में भी एक ही फॉर्म में याद रखो आप, तो ज्यादा अच्छा फॉर्म, इसका सबसे अच्छा फॉर्म यही होता है याद रखने वाला, कि भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, है ना। तो इतने अमाउंट की एनर्जी इसमें क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, उसको आप लिख लो। हम पीएम कर सकते हैं इस तरह से। है ना, तो थ्योरेटिकली आपको यही जानना होता है, बहुत छोटा सा चैप्टर होता है ये, थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा चीजें नहीं। एक तो लास्ट क्लास में मैंने जो बताया था, प्लस ये पॉइजन रेशियो, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व,
एंड इलास्टिक पोटेंशियल है ना, तो ये आपको जानना होता है थोड़ा सा। तो अब मैं न्यूमेरिकल्स दूंगा, उसको वन बाई वन आप ट्राई करो। ठीक है, ये आपको राइट, तो आई शेयर फिर न्यूमेरिकल्स, उसको आप ट्राई कर लो थोड़ा सा। आज आपकी क्लास थी ना कि नहीं थी? टाइम टेबल में था क्लास आज की ना? यस वो। हम्म, सही, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। 3 क्लास तो रहती है ऑलमोस्ट। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ वन बाय वन, उसको हम करते हैं, उससे सब आपको आ जाएंगी सारी चीजें। हाँ, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसको हम बोल रहे हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। आर बाई आर जो होता है, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस।
कुछ हिंट मिल रहा है आपको? बल्क मॉडल्स यूज करना है आपको। मैं एक्सप्लेन करूं क्या? Yes, so अच्छा, देखो कुछ नहीं था कि जैसे आप इसके ऊपर वेट रखोगे ना, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो चारों तरफ से इसके ऊपर एक प्रेशर की वजह से फोर्स लग जाएगा, है ना? तो इसके वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाएगा ना, इसके वॉल्यूम में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना? तो हम जानते हैं बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है। बल्क मॉडुलस जब भी आप लिख रहे थे, बल्क मॉडुलस बीटा, वो आपका था माइनस वी इंटू डी पी बाई डी वी, है ना? ये तो था आपका बल्क मॉडुलस। जो बल्क मॉडुलस आप यहाँ पे लिख रहे थे, वो आपका था माइनस वी इंटू डी पी बाई डी वी, है ना? तो यहां से आपको यही निकालना है। जैसे मैं यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम अगर निकालना चाहूँ, वो तो एकदम आसान है। या माइनस साइन हटा देते हैं, माइनस का मतलब होता है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वो तो पता ही है आपको। यहाँ से अगर मैं डेल्टा वी बाई वी लिखना चाहूँ, है ना, कि भाई डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो डेल्टा वी बाई वी इक्वल हो जाएगा डेल्टा पी बाई बल्क मॉडुलस। तो डेल्टा पी आपने इस वेट की वजह से तो किया है, यहाँ पे एम जी लग रहा था और ये एरिया ए था, तो यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू एम जी बाई ए हो जाएगी, एम जी बाई बी आ गया। लेकिन ये तो डेल्टा वी बाई वी आया है ना। कई बार क्वेश्चन बच्चे देखते हैं, अच्छा ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये तो सीधे फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस का, और इससे हम डेल्टा वी बाई वी निकालेंगे, एम जी बाई बी है, मतलब बी सही है। लेकिन ये सही नहीं है ना, क्या गलती है इसमें? हाँ, ये तो आपने फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकाला है, इसने फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस पूछा हुआ है, डी आर बाई आर क्या हो, मतलब आपने निकाला डी बाई वी कितना होगा, एंड ही हैज टास्क द डी आर बाई आर कितना होगा। तो निकालना पड़ेगा ना आपको डी आर बाई आर यहाँ से, तो आप वॉल्यूम की वैल्यू लिख दोगे यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, यहाँ से डी बाई डी आर आ जाएगा, और ये आपका आ गया 4/3 पाई इंटू 3 r स्क्वायर, है ना? तो यहाँ से आपका 3 कैंसिल हो गया, है ना, कि 3 की वैल्यू क्या हो गई, इसलिए आपकी कैंसिल हो गई। तो यहाँ से जो डीवी की वैल्यू होगी, वो आपकी हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर, और डीवी को आप वी से डिवाइड कर दो। 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर में इसको आप वी से डिवाइड करोगे तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? तो यहाँ से आपका 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये आपका बच गया। तो यहाँ से आप देखो डी बाई वी की वैल्यू जो होगी, वो थ्राइस ऑफ डी आर बाई आर हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि अगर आपको वॉल्यूम में चेंज पता है, तो उससे हम रेडियस में चेंज कैसे निकालेंगे। तो डी बाई डी आर जो होगा थ्राइस ऑफ डी आर बाई आर हो जाएगा, तो डी आर बाई आर 1/3 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से डी आर बाई आर की वैल्यू लिखूँ, तो 1/3 ऑफ डी बाई वी हो जाएगा, मतलब ये आपका हो जाएगा एम जी बाई 3 बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एम जी बाई 3 बी, मतलब ये ऑप्शन गलत गलत हो जाएगा, आपका जो आंसर सही होगा वो आपका ए ऑप्शन है ना? जस्ट बल्क मॉडुलस आपने यूज कर लिया। तो ये स्टेप इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे रेडियस में चेंज पता है तो वॉल्यूम में चेंज कैसे निकालना, है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है।
ठीक है, ये आपका केस 10 है। तो ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। वन बाय वन ऐसे ही देखते हैं, इससे आपको अल्टीमेटली चीजें आई जाएंगी सारी। ये कर लो जरा सा। हाँ, नवे योर आंसर इज करेक्ट।
हाँ ठीक है ना, है ना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। भाई इसमें तो कुछ नहीं था, स्ट्रेस ही तो निकालना था आपको। इसने बोला कि भाई एक वायर है ना, इससे आपका कोई डब्ल्यू वेट हैंड है। तो इसने बोला कि भाई 3L/4 डिस्टेंस पे स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी। ये तो पूछ रहा है कि 3L/4 डिस्टेंस पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस। तो 3L/4 पे जब आप स्ट्रेस निकालोगे ना, तो सिंपल से आपका ऐसा आ जाएगा, स्ट्रेस की वैल्यू होती है टेंशन अपॉन एरिया, है ना। तो टेंशन निकालना पड़ेगा यहाँ पे कि इस जगह पे टेंशन कितना होगा। तो इस जगह पे टेंशन इस पूरे के वेट की वजह से होगा, है ना। तो इस पूरे के वेट की वजह से मतलब डब्ल्यू तो उसमें होगा ही, प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा इसलिए आपका 3W/4, है ना। तो भाई W1 तो होगा ही, है ना, जब W1 इसने दिया हुआ है। प्लस आपको पता है कि थ्रू फोर्थ लेंथ का वेट भी तो 3W/4 ही हो जाएगा, बाई एरिया आ गया, है ना। तो इससे सी ऑप्शन आपका आ गया, है ना, ये हम जानते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ये हम कर सकते हैं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लो। So वो 6 × 10⁻⁶ है। हाँ 6 × 10⁻⁶ है, ओके सर। 10⁻⁶ है। हाँ स्ट्रेस तो ज्यादा ही होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होती है। हाँ सही है सर। ठीक बता रहा था इसमें, है ना। जैसे इस क्वेश्चन में आपको ये करना है ना कि भाई एक वायर आपका हैंग था, है ना, कि ये आपका इस तरह से कोई वायर आपका हैंग है कोई, है ना, कि वायर यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपका कोई हैंग है ऐसा, है ना, किस तरह से आपका वायर कोई हैंग है ऐसा, ठीक है ना। और वायर जब हैंग है आपका, तो इसने बोला कि भाई इसकी लेंथ हम बढ़ाते जाएंगे तो ये कितनी मैक्सिमम लेंथ तक की अपनी वेट की वजह से ब्रेक नहीं करेगा, है ना। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इसने दिया हुआ है इतना है। तो अब देखो ये ब्रेक कहाँ से करेगा, जहां पे टेंशन मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम टेंशन यहीं पे तो होगा। टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम जो होगी इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे होंगे, तो यहीं से तो ब्रेक होगा। तो जब यहाँ पे जो टेंशन मैक्सिमम होगा हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज द कंडीशन फॉर ब्रेकिंग,
कंडीशन फॉर ब्रेकिंग। तो कंडीशन फॉर ब्रेकिंग में हम ये बोलेंगे जो मैक्सिमम टेंशन होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। टेंशन सॉरी मैक्सिमम जो टेंशन मैक्सिमम अपॉन एरिया जो होगा, तो स्ट्रेस लेना पड़ेगा ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 पावर 6। हाँ, अब इसने बोला कि भाई मैं लेंथ ऑफ द वायर कितना मैक्सिमम हो सकता है, मतलब यहाँ पे जो 6 इक्वालिटी से हम ले लेंगे इसमें, तो टेंशन मैक्सिमम की वैल्यू आपको पता है इसके वेट के इक्वली तो होगी इस पूरे के। तो अगर ये लेंथ में एल ले लूँ तो मैं इसका वेट लिख सकता हूँ ना, कितना हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से आ गया इसलिए आपका टेंशन, mg upon हाँ ये आपका जाएगा इसलिए आपका एम जी आ जाएगा। तो भाई एम जी बाई एरिया शुड बी इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर 6, और एम की आप वैल्यू पुट कर दो, है ना। एम की वैल्यू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो डेंसिटी तो आपका डी दिया ही हुआ है, एरिया इंटू आपका लेंथ आ जाएगा, इंटू जी बाई एरिया इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर 6 आ गया। यहाँ से ए कैंसिल आ गया, आपको लेंथ ही तो निकालना था। ये आपका आ गया 6 इंटू 10 पावर 6 बाई ये वाला पूरा टर्म हो गया, डी इंटू जी आ गया, है ना। तो अब डी की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दोगे, है ना। तो जैसे आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ से 200 मीटर आ गई, कि जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाएंगे टॉप में टेंशन बढ़ता जाएगा। तो जैसे लेंथ 200 होगी, यहाँ पे जो भी टेंशन होगा उसका रिस्पेक्टिव जो स्ट्रेस होगा वो ब्रेकिंग स्ट्रेस के इक्वल हो जाएगा, तो वायर वहां से टॉप से ब्रेक कर जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही है दैट इज बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, कि बी ऑप्शन जो है वो सही है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं इसे। है ना, क्या करेंगे इस तरह से। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भाई कितने लेंथ तक ये ब्रेक कर जाएगा। अब एक थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो मैं खुद ही सॉल्व करूंगा, आप उसको मत सॉल्व करना। बाद में उसके जैसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद हम उस पर आते हैं। जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा हाँ, आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता है क्या डेप्थ के साथ? rho hg हाँ रोज एच होता है, हाँ वो एक्चुअली अभी हमने चैप्टर पढ़ा दिया इसलिए मुझे लगा, क्योंकि इसके बाद वो चैप्टर आएगा, है ना। किसी भी डेप्थ पे जो प्रेशर होता है ना वो रोज एच होता
हाँ सही आंसर है। थोड़ा एक जीरो का चेक कर लो जरा सा, एक जीरो कहीं ज्यादा तो नहीं आ रहा आपके आंसर में। Yes, sir. अब सही है। ठीक है ना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। तो इसमें फॉर्मूला तो वही यूज होगा, बल्क मॉडुलस वाला ही, है ना, कि बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है बेसिकली आपकी माइनस ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर बाय डेल्टा वी बाई वी, ये तो होता है ना। तो यहाँ से इंक्रीज इन प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा वी बाई वी, है ना। तो बल्क मॉडुलस इसने दिया ही हुआ है, रबर का बल्क मॉडुलस इतना है 9 इंटू, क्योंकि इंक्रीज इन प्रेशर तो आपको निकालना है, कितने डेप्थ पे इतना इंक्रीज इन प्रेशर हो जाएगा। 9 इंटू 10 पावर 8 दिया हुआ है आपको। और डेल्टा वी बाई वी जो है वो 0.01% है। मतलब आपको दिया हुआ है डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 जो है ना, ये 0.1 है। तो जो डेल्टा वी बाई वी होगा ना, ये आपका हो जाएगा 0.100 डिवाइड हो जाएगा और 001 हो जाएगा, है ना, कि 100 और डिवाइड हो जाएगा तो 0.001 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 0.001। तो यहाँ से ये जो टर्म आएगा वो आपका ये आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, कि ये आपका इंक्रीज इन प्रेशर हो जाएगा। तो इंक्रीज इन प्रेशर अगर 9 इंटू 10 पावर 5 आ गया तो ये रोजी एच के इक्वल तो होता है। तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी, ये 9 इंटू 10 पावर 5 आ गया। डेंसिटी, सॉरी क्वेश्चन चेंज हो गया शायद। हाँ, जो डेंसिटी होगी इस केस में वो 1000 आपको दिए हुआ है ना, इंटू आपका 10 आ गया इंटू एच आ गया। तो यहाँ से बाकी टर्म तो कैंसिल ही हो गए, तो एच की वैल्यू 90 मीटर आ गई, है ना, कि 90 मीटर पे प्रेशर में जो इंक्रीज होगा वो रोटेट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो इसको ये प्रेशर से दबाएगा उसमें चेंज जो आ जाएगा वो आपका इतना आ जाएगा। तो सीधे फॉर्मूले से हम इसको कर सकते हैं, है ना, किस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे। दिस वे वी कैन अटेम्प्ट। ठीक है, ये आपका आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे बताना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ लो इसे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, क्योंकि इसमें कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं आ रहा है ना, इसमें तो एक्सप्रेशन के टर्म्स में आंसर है।
सो ये दोनों के कंबाइंड फोर्स के इक्वल नहीं होगा? नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। वेट फॉर मोमेंट। देखो इसने क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इसने पूछा हुआ है कि अगर ये स्टील का कोई वायर है और एक कोई कॉपर वायर है ना, इसका दिया हुआ है कि भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, यंग्स मॉडुलस इतना है, तो कहाँ पे हम फोर्स लगाएं ताकि ये बार हॉरिजॉन्टल रहे, है ना, कि बाल क्या रहे, ये मुड़े नहीं, मतलब रोटेट नहीं करे। तो आपको ये एक्स डिस्टेंस लेना पड़ेगा, है ना, और ये जो डिस्टेंस है इसको आप एल ले लो, एल अपार्ट है ना। तो अगर ये एक्स डिस्टेंस होगा तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो आपका एल माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे ना, स्टील में भी टेंशन डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे कॉपर में भी टेंशन डेवलप हो जाएगा, टीसी, है ना। अब टेंशन की वजह से दोनों में चेंज इन लेंथ होगा। तो कंडीशन फॉर बार टू रिमेन हॉरिजॉन्टल, ये हम लिखेंगे पहले, कंडीशन टू बार, है ना, कि कंडीशन फॉर बार टू रिमेन हॉरिजॉन्टल, कि बार अगर आपका हॉरिजॉन्टल है तो इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। कंडीशन फॉर बार टू रिमेन हॉरिजॉन्टल, रिमेन हॉरिजॉन्टल, है ना, कि कंडीशन फॉर बार टू रिमेन हॉरिजॉन्टल जो होगा वो आपका ये हो जाएगा कि चेंज इन लेंथ डेल्टा एल शुड बी सेम। डेल्टा एल क्या होगा, बेसिकली आपका सेम होगा, कि बार तभी हॉरिजॉन्टल होगी जब इसमें चेंज इन लेंथ सेम होगा, है ना। तो चेंज इन लेंथ हम दोनों में निकाल लेते हैं। तो चेंज इन लेंथ जो होगा सबसे पहले मैं निकालूंगा स्टील वाले में। तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, टी एल बाई वाई ए तो होता है। तो डेल्टा एल स्टील में निकालते हैं तो टेंशन इन स्टील इंटू एल, कोई कैपिटल एल लो इसका लेंथ, बाई वाई ऑफ स्टील इंटू ए ऑफ स्टील हो जाएगा। और जितना चेंज इन लेंथ इसमें होगा उतना ही कॉपर में होना चाहिए, तभी तो हॉरिजॉन्टल रहेगा ये, है ना। तो ये आपका टी कॉपर, ओरिजिनल लेंथ तो सेम है, वाई ऑफ कॉपर इंटू एरिया ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर आ गया। लेकिन यहां से तो आपका ये एक्स तो आई नहीं ना, है ना। इसमें तो रिलेशन आ गया भाई, चेंज इन लेंथ सेम होगा, अगर दोनों में चेंज इन लेंथ सेम होगा तभी तो ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा ऐसे ही चेंज इन लेंथ। तो इसमें लेकिन आप जो चाह रहे थे वो चीज तो इसमें आई ही नहीं ना। यहाँ तो सिंपल सा टी एस और टी सी का रेशियो आ गया, वो आपका आ गया वाई एस इंटू ए एस बाई वाई सी इंटू ए सी, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना। और क्या कंडीशन इसमें हो जाएगी, टू रिमेन हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल अगर है तो और क्या कंडीशन होगी इसमें। और कोई कंडीशन हो सकती है क्या, नहीं इससे तो कुछ नहीं आया आपका, इससे तो रेशियो आ गया, इसमें तो एक्स आई नहीं ना। भाई देखो कोई भी चीज हॉरिजॉन्टल है तो टॉर्क शुड भी बैलेंस होना चाहिए ना, है ना। थोड़ा सा रोटेशन भी आ गया, इसलिए तो रोटेशन के बाद हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आ जाएगी, टॉर्क शुड बी बैलेंस्ड, टॉर्क शुड बी बैलेंस्ड, है ना। कि इसमें टॉर्क जो होगा वो भी क्या होना चाहिए, इसलिए आपकी बैलेंस होनी चाहिए, है ना, कि टॉर्क इसमें बैलेंस होगा, है ना। मतलब ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों टॉर्क पे बैलेंस होना चाहिए, तभी तो हॉरिजॉन्टल रहेगा, अदरवाइज तो टेढ़ा हो जाता है ये। तो टीएस की वजह से जो टॉर्क हो जाएगा, सेंटर के बोर्ड निकालते हैं जहां पे हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो एफ की वजह से टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क बैलेंस करेंगे तो उसमें एक्स आ जाएगा। तो टी एक्स इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू द टी सी इंटू एल माइनस एक्स। अब यहां से आपका आंसर दिया जाएगा, है ना, कि यहां से हम आंसर क्या कर सकते हैं, बेसिकली आपका कैलकुलेट, है ना, क्योंकि आपको एक्स से निकालना है तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो। तो एक्स की वैल्यू जैसे मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा, आपका ये आ जाएगा एक्स इंटू टी एस बाई टी सी प्लस वन आ जाएगा, इक्वल टू आपका यहाँ पे टी सी इंटू एल आ गया, सॉरी ओनली एल आ गया। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपकी एल बाई
1 प्लस टी एस बाई टी सी हो जाएगी, और टी एस बाई टी सी की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं। तो फाइनल आपका आंसर ये हो गया, एल डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई एस इंटू ए एस बाई वाई सी इंटू ए सी, ये आपका फाइनल आ गया। कि अगर हम यहाँ पे इसके फोर्स लगाएंगे तो ये बार हॉरिजॉन्टल रहेगी। तो बार के हॉरिजॉन्टल रहने की दो कंडीशन है, एक तो डेल्टा एल सेम होगा, दूसरा टॉर्क बैलेंस होगा, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसे थ्योरेटिकली मैंने आपको बता दिया। ये हम कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमने कर लिया इस तरह से। ठीक है, नहीं तो इलास्टिसिटी में वही करना है आपको थोड़ा सा ना, आज ही इसी वीक में इसको आप कर लेना, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है ना, तो इसका एक अलग से वो दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में, मतलब पूरा एज ए अलग चैप्टर दिया हुआ है, सारे लेवल 1 लेवल 2 सब कुछ दिया हुआ है। तो एक बार ठीक से इसको पढ़ना होगा आपको, आप खुद से भी, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरी इसमें पढ़ाने का नहीं है, लेकिन फिर भी काफी चीजें आपकी इसमें एक्स्ट्रा भी होती है ना, तो वो भी हम करेंगे। तो देखते हैं अभी, या तो एक क्लास और मैं भी लूंगा इसमें, या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी पढ़ा सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाने का नहीं होता, लेकिन इसमें आता बहुत ज्यादा है ना, तो ये हम कर सकते हैं ऐसे। तो ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं कोई, देन वी ऑफ द मीटिंग। ये तो एक्सपेंशन से है, दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। हाँ ये कर लो थोड़ा सा।
कुछ हिंट मिल रहा है इसमें? तो कैसे होगा ये? मैं बताता हूँ, देखो, देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन लेंथ और स्ट्रेचिंग। वेल, तो वॉल्यूम आप लिख लो किसी वायर का, कैसा कितना होगा, है ना, कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है आपसे। भाई जैसे ही कोई वायर होगा तो वायर सिलेंड्रिकली तो होता है, तो पहले तो हम इसका वॉल्यूम लिख लेते हैं कितना होगा, है ना। तो वायर अगर सिलेंड्रिकल है, इसका लेंथ मैं ले लेता हूँ एल है, और इसकी रेडियस आपकी आर है। तो वायर वॉल्यूम अगर सिलेंड्रिकल है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि भाई आर जब खींचेंगे तो एल चेंज होगा, आर चेंज होगा, लेकिन वी चेंज नहीं होगा। तो पॉइजन रेशियो कितना होना चाहिए? तो पॉइजन रेशियो हम जानते हैं क्या होता है। पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है डी आर बाई डी एल बाई एल। ये तो पढ़ा आपने, है ना। तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो आप फटाफट, क्योंकि डिफरेंशिएशन के टर्म्स में तो आएगा ये। तो पूरी चीज को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं यहाँ से, किसी भी एक के टर्म्स में आप कर लो, या कॉमन के टर्म्स में कर लो, डीवी लिख लो सिंपल से, पाई, है ना। और आपको पता है वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो ये तो आपका जीरो हो गया, है ना, कि वॉल्यूम क्या है बेसिकली आपका कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पाई, है ना, आर स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डीएल बाई डी आर हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आपका टू आर आ गया, है ना। तो यहाँ से ये आपका टर्म आ गया कुछ, है ना, कि यहाँ से आपका ये टर्म क्या कर लिया हमने, डिस्कस कर लिया। अब इससे आप देखो डीएल बाई एल, ये जो पॉइजन रेशियोज की वैल्यू आ कितनी रही है, इस फॉर्म में हम ला सकते हैं कैसे? भाई मैंने जस्ट डिफरेंशिएट कर दिया, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, आर स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन ले लिया, डीएल बाई डी आर आ गया, प्लस आपका सेकंड फंक्शन ले लिया मैंने, और ये टू आर आ गया। तो इसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा आपको, तभी तो पॉइजन रेशियो निकालेंगे। उससे क्या आपका देखो एकदम इजिली आ जाएगा ये, है ना, कि पाई तो नीचे आके जीरो हो गया, यहाँ से मेरे ख्याल से आर भी एक बाहर कॉमन आ गया, तो उसके बाद तो बस डीएल और एल ही तो बच गया। उससे क्या आपका देखो, है ना, हम इसको लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इंटू डी एल बाई एल डी आर बाई डी आर, इसकी वैल्यू आ गई माइनस ऑफ एल इंटू टू आर, है ना। तो यहाँ से आपका एक आर की पावर तो कैंसिल हो गई। तो यहाँ से आप देखो जो डी एल बाई एल होगा, है ना, इसकी वैल्यू हो गई माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ डी आर बाई एल, है ना। तो डी एल बाई एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, सेम माइनस साइन के साथ, देखो सिग्मा कितना आ रहा है आपका, वो आंसर वी आर गेटिंग। इसलिए तो बोला वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, मतलब वो कांस्टेंट है ना। तो मेरे ख्याल से हाफ ही तो आ जाएगा इसका आंसर। ऐसा? हाँ, तो हाफ आंसर आ गया, मतलब पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.5 हो गई। तो पॉइजन रेशियो अगर 0.5 हो ना, तो लेंथ इंक्रीज होता है, रेडियस डिक्रीज होता है, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है ना। तो हम कर सकते हैं ऐसे। तो ये आपका आ गया। तो कई बार डेरिवेटिव यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हमने ये डेरिवेटिव हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं ये समझना होगा आपको, क्योंकि हर चेंज स्मॉल हो रहा है, कि जो भी हम चेंज ले रहे हैं ना वो सारे के सारे चेंज स्मॉल। तो स्मॉल चेंज जब भी होंगे तो डेरिवेटिव तो यूज करना ही पड़ेगा, है ना। तो डेरिवेटिव हम इसलिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि सारे जो चेंज हैं वो चेंज कैसे हैं, बेसिकली आपके स्मॉल है, ठीक है। एक फॉर्मूला मुझे लिखवाना है, वो मैं लिखवा देता हूँ, फिर क्लास ऑफ करते हैं। एक्चुअली एक ना रिलेशन है, मैं देखता हूँ अगर अभी मेरे को मिल गया तो सही है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा उसे। वैसे मैं चेक कर रहा हूँ, अभी मुझे मिल जाता है तो सही रहेगा, क्योंकि वही एक रिलेशन बचा हुआ है। और नेक्स्ट वीक फिर मैं डाउट क्लास लूंगा। आज ही लेना था लेकिन आज मैंने छोड़ दिया अभी।
अभी आपको उतने स्कूल के एग्जामिनेशन है, इतने डाउट होंगे नहीं। हाँ, ये आपका आ गया इस तरह से। मतलब अभी तक आपने बहुत सारे मॉडल्स पढ़ लिए ना, उसमें क्या रिलेशन होता है वो आपको थोड़ा सा फॉर्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा। उसका डेरिवेशन है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कि भाई जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आपने पढ़े ना, आपने 4 चीजें पढ़ ली है ना। एक तो आपने पढ़ लिया बेसिकली आपका यंग्स मॉडल्स, है ना, कि भाई एक तो आपने यंग्स मॉडल्स पढ़ लिया। दूसरा आपने पढ़ लिया बेसिकली आपका शेयर मॉडल्स। तीसरा बल्क मॉडल्स, और एक पॉइजन रेशियो। अब इसमें क्या रिलेशन होता है? तो इसमें रिलेशन होता है ना। पहला रिलेशन जो हम लिखेंगे कि यंग्स मॉडल्स की जो वैल्यू होती है वो थ्राइस ऑफ बल्क मॉडल्स इंटू 1 माइनस सिग्मा होती है ना, बस याद करना है आपको। और दूसरा एक रिलेशन है, सेम यंग्स मॉडल्स की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है ट्वाइस ऑफ मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी इंटू 1 प्लस सिग्मा। तो कई बार इसके ऊपर भी मेडिकल में क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कि कई बार इसके ऊपर भी मेडिकल में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये आप थोड़ा सा लिख लें, है ना, कि कई बार इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये रिलेशन होता है ना, कि इसमें आपस में कैसे रिलेटेड होता है। बस याद करना है आपको, ये यंग्स मॉडल्स इज इक्वल टू 3b 1 माइनस सिग्मा, और यंग्स मॉडल्स इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। बाकी टर्म्स तो हम जानते ही क्या क्या होगा, है ना, ये आपका रहेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना, आज के लिए इतनी काफी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि आप लोग थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लेना, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कंप्लीट कर लेना नेक्स्ट वीक तक। तो मैं इसके डाउट भी आपके ले लूंगा एक दिन, है ना, Okay, sir. कंप्लीट इलास्टिसिटी। ओके नेक्स्ट वीक इसके डाउट लूंगा, विल टेक डाउट, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। मतलब इसकी थ्योरी बहुत छोटी है लेकिन इसके क्वेश्चंस पूरे वैसे दिए हुए हैं, लेवल 1 लेवल 2 जैसे आपको बहुत बड़े चैप्टर्स में किसी में होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो टेक 1 वीक टाइम, है ना। नेक्स्ट वीक लूंगा इसके डाउट में। इस वीक में जो 2 क्लासेस हैं उसमें मैं फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करूंगा, है ना, तो उससे आपका सिलेबस पे आगे मूव होता रहेगा। होप कि जब तक आपका एग्जाम स्कूल में आया फाइनल, तब तक आप काफी कुछ सिलेबस कर चुके हो, है ना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you, sir. बाय बाय। थैंक यू।